पर्पस है वो ये है कि फिलैंथ्रोपी जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो और समाज के प्रति अकाउंटेबल हो। इसके लिए ही डेवलप एड ये चाहता है कि आप सभी को कानून की जानकारी हो और उसको आप ठीक से कानून को फॉलो कर सकें। इस डिस्कशन में, इस प्रेजेंटेशन में कोई भी जो हम आइडियाज़ डिस्कस करेंगे उसका ये मतलब चाहते हैं कि आप कानून तोड़ें, हम ये चाहते हैं आप कानून को समझ के कानून को ठीक से फॉलो करें। FCRA से शुरू करते हैं और FCRA में हमने जो ये सेशन का डिज़ाइन किया है इसमें हम लोग जो की चैलेंजेस हैं, जो की डाउट के एरियाज हैं, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन पूरा लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और जहाँ जहाँ पे ये चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करके हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। तो प्रायर परमिशन से शुरू करते हैं। प्रायर परमिशन जो है उसके लिए आपको जैसा दिखाया गया है आपको फॉर्म FC3B फाइल करना है ऑनलाइन। और इसमें एक खास बात ये है कि अभी प्रायर परमिशन अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा का है तो उसके लिए आपको फिर 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स देने पड़ते हैं। और इसका मतलब इफेक्टिवली ये हो जाता है कि अगर कोई संस्था नई है तो उसको इमीडिएटली प्रायर परमिशन नहीं मिल पाएगा 50 लाख से ज़्यादा के प्रोजेक्ट का। और 50 लाख से छोटा प्रोजेक्ट है तो वो इमीडिएटली अप्लाई कर सकती है, पर आप उसमें मालूम है प्रायर परमिशन में नॉर्मली 8 से 18 महीने तक का टाइम लग जाता है और काफ़ी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गई है बिकॉज डिपार्टमेंट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलावा डोनर के ऑर्गेनाइजेशन को भी वेरीफाई करता है। तो इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि प्रायर परमिशन में अगर मिल जाए तो मिल जाए और नहीं मिले तो FCR रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है, जिसके लिए फॉर्म FC3A है और जो कि आप अगेन ऑनलाइन आपको फाइल करना है। 3 साल आपके जब रजिस्ट्रेशन के हो गए हैं, आप 3 साल के आपके सॉलिटेड अकाउंट्स हैं, तभी आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। एक इसमें खास बात ये है कि आपका जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम 10 लाख रुपया टोटली 3 साल में खर्च किया होना चाहिए। अगर आपने इतना पैसा नहीं खर्च किया है तो आपको फिर FCR रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये हम जो खर्चे की बात कर रहे हैं ये हम प्रोग्राम स्पेंडिंग पे खर्चे की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आपका फॉर एग्जाम्पल सैलरीज जो है या आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उनको FCI डिपार्टमेंट नॉर्मली इग्नोर कर देता है। तो ये 10 लाख रुपया आपने तरह तरह के इवेंट्स पे या जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज को फायदा पहुंचाया है उस पर आपने खर्च किया होना चाहिए और ये आपके ऑडिटर अकाउंट्स में नजर आना चाहिए। एक खास बात और है कि पहले सिस्टम था कि हम लोग बहुत सारे छोटे मोटे समाज से पैसा इकट्ठा करके या लोगों से डोनेशंस दिखा के हम लोग अपना एक्टिविटी दिखा देते थे, पर अभी FCI डिपार्टमेंट जो है वो जनरली पब्लिक से ऐसा छोटा मोटा पैसा रेज किया हुआ होता है उसके ऊपर शक करता है, उसको विश्वास नहीं करता। इसलिए ये बेटर होता है कि ये जो 10 लाख रुपया है ये किसी संस्था से आया हो या एटलीस्ट ये चेक या बैंक ट्रांसफर से आपके फंड्स में आया हो। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको मालूम है कि अभी तो 5 साल के रजिस्ट्रेशन होता है, हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है और इस दौरान अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन को ठीक से रखा नहीं तो ये आपका कैंसिल भी हो सकता है। और कैंसिलेशन के कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो आपने स्ट्रेट वायलेशन कर दिया, मान लीजिए कि आपने सरकार के खिलाफ या कोई ऐसी बात आपने लिखी जिस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई या आपका कोई रिलीजियस एक्टिविटी ऐसी है या आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो इसमें आपका FCRA डिपार्टमेंट अकाउंट्स को चेक करके और FCRA कैंसिल या सस्पेंड करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। इसके अलावा आपका नॉन कंप्लायंस भी हो सकता है। तो नॉन कंप्लायंस जो है उसमें अभी एक अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंट जो है वो नॉन कंप्लायंस के लिए कंपाउंडिंग आपको अलाउ कर देता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपने रेड लाइट जंप कर दी, तो आपको कोर्ट में पेश करने के बाद के बजाय आपका लाइसेंस कैंसिल करने के बजाय जो दरोगा है वो सिपाही जो है वो आपसे चालान के पैसे लेके आपके नाम चालान काट देते हैं। इसी तरह से कंपाउंडिंग होती है। तो ये कंपाउंडिंग जो है ज़्यादातर ऑफेंसेस के लिए की जा सकती है। इसमें आपका भी भला है और FCI डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा खर्चे के लिए पैसा मिल जाता है।
इसके अलावा एक बात और है कि अगर आपने 2 साल तक FCRA फंड्स नहीं मिले, कुछ एक्टिविटी आपने नहीं करी, तो इसके लिए भी आपका FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। जब आपका FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उससे पहले नॉर्मली सस्पेंड किया जाता है, और सस्पेंड करने के बाद जब कैंसिल कर देते हैं तो आपके जो भी FCRA के एसेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार में आ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अब ये जिम्मेदारी और अथॉरिटी हो जाती है कि वो उसको मैनेज करे। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जब तक आपको दोबारा FCRA नहीं मिलेगा तब तक ये आपका FCRA जो एसेट्स हैं वो सरकार के मैनेजमेंट में रहेंगे। दूसरी बात ये है कि कैंसिल होने के 3 साल तक आप प्रायर परमिशन या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि FCRA रजिस्ट्रेशन कराना कैंसिल कराना कोई अच्छी बात नहीं है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कोई एडवेंचर ना करें आप, और अपना रजिस्ट्रेशन मेंटेन करें। अब रिन्यूअल पे आते हैं। तो जो आपका, जैसा मैंने बताया, हर 5 साल में आपका FCRA रिन्यू होना है। तो ज़्यादातर लोगों के अक्टूबर 16 में रजिस्ट्रेशन हुए थे रिन्यू, और उन सभी का जो है एक साथ 31 अक्टूबर 2021 को एक्सपायर हो जाएगा। पर इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन पहले ही एक्सपायर हो रहा है, और शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका FCRA रजिस्ट्रेशन 2014 में हुआ था तो आपका FCRA रजिस्ट्रेशन 2019 में एक्सपायर होगा। अगर 2015 में हुआ था तो 2020 में एक्सपायर होगा। और रूल ये है कि कम से कम 6 महीने पहले आपको FCRA रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहिए। हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 6 महीने के बजाय 12 महीने पहले अप्लाई करें। 12 महीने से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, पर अगर आप 12 महीने पहले अप्लाई करेंगे तो आपका चांसेस जो है इम्प्रूव हो जाएंगे, बिकॉज सरकार इसमें काफ़ी टाइम लगाती है, गवर्नमेंट बहुत टाइम लगाती है रिन्यू करने में, और इतने सारे जो रिन्यूअल्स हैं उनको गवर्नमेंट कर पाएगी, कैसे कर पाएगी, इसके बारे में चिंता है। इसमें एक खास बात जो अभी शुरू हुई है वो ये कि सरकार अब ये डिपार्टमेंट अब ये कह रहा है कि हर एक ट्रस्टी, बोर्ड मेंबर और चीफ फंक्शनरी को एक एफिडेविट लगाना होगा रिन्यू कराने से पहले, और उसमें ये लिखा रहेगा कि क्या लिखा रहेगा मैं बताता हूँ अभी आपको। पर ये एफिडेविट जो है वो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, और स्टैम्प पेपर को साइन और नोटराइज कराना है। तो अब ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम कैसे ये साइन करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो इसका व्यवहारिक बात ये है कि आप स्टैम्प पेपर जहाँ भी अपने पास, अगर लॉकडाउन आपका खुला हुआ है, जा सकते हैं दिन में, जा सकते हैं, स्टैम्प पेपर आप खरीद के उसके ऊपर ट्रस्टी के डिटेल्स जो भी हैं टाइप करके, और वो कुरियर करते हैं, और वो आप वहाँ पे जहाँ भी वो ट्रस्टी रहते हैं आपके, वो साइन करके आपको भेजते हैं, और साइन करके नोटरी करा के। तो नोटरी का मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से नोटरी जो होता है वो उसके सामने ही साइन करना चाहिए, पर कहीं कहीं नोटरी शायद रूल डिफरेंट फॉलो करते हैं। इन एनी केस आपको साइन करा के, नोटराइज करा के, और वापस अपने पास आप मंगा लें या स्कैन कॉपी मंगा लें, और उसको आप अपलोड करें। देखिए इसमें बहुत सारे रीजंस हम दे सकते हैं FCRA डिपार्टमेंट को कि इसलिए हम नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप ये इस तरह के वजह देते हैं तो डिपार्टमेंट कहता है हाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, हम आपका FCRA रिन्यू नहीं करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके आप FCRA के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। एफिडेविट क्या है वो इसमें लिखा हुआ है, और ये एफिडेविट ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों को चौंकाने वाला है। अगर जो भी आपके बोर्ड मेंबर हैं और वो थोड़ा कानून के ज्ञाता हैं या थोड़ा सा नर्वस डिस्पोजिशन के हैं, तो शायद वो ये एफिडेविट साइन नहीं करेंगे। और इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वो बोर्ड मेंबर्स ये एफिडेविट जब तक वो साइन नहीं करेंगे, आप अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपका FCRA रिन्यू नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है कि अपने आप साइन करके, स्कैन करके, फर्जी सिग्नेचर करके लगाना तो अपने गले में फंदा डालने वाली बात है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने ट्रस्टीज से अभी से बात करना शुरू करें, उनको ये एफिडेविट साइन करने के लिए राजी करें।
इसके लिए जो भी वो आपसे कहते हैं, शायद वो कहेंगे कि आप हमें एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट दीजिए हर 6 महीने, या अपना ऑडिट प्रोसीजर स्ट्रेंथन करिए, या जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, और उसके बेसिस पे वो एग्री करेंगे आपको एफिडेविट देने के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि आप इतना भरोसा करते हैं, बिना ये कि आपका एफिडेविट एक्सेप्ट दे दें। जैसा भी हो, आप ये एफिडेविट जो है आपको लेना है, और अगर कोई बिल्कुल ही आपको मना करता है एफिडेविट देने के लिए, तो फिर आपको उनको बोर्ड से हटाना होगा। ध्यान रहे कि एफसीआरए में मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है बोर्ड में। दर्पण आईडी के लिए 3 की जरूरत होती थी, बट दर्पण आईडी अभी ऑप्शनल है, तो आप कम से कम 2 लोगों को अपने बोर्ड पे रखें, और उसके बाद आप एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। ये एफिडेविट किस किस लोगों से चाहिए मैंने आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियर नहीं किया है, और वो वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि की फंक्शनरी, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, चीफ फंक्शनरी। हमारा ये समझना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने में या उसको मैनेज करने में एक्टिव है, ये उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे पेज हैं। फॉर एग्जांपल कि जो आपके अगर कोई फॉरेनर आपके बोर्ड पे है, तो वो लोग उसको आपका एफसीआई डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आता है, और वो आपका एफसीआई रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देंगे। एक्सेप्शन केवल तभी है जब वो पीआईओ हो, या एनआरआई होंगे तो वो इन एनी केस फॉरेनर नहीं है, और अगर पीआईओ हो तो एक्सेप्ट कर लेता है डिपार्टमेंट, प्योर फॉरेनर को एक्सेप्ट नहीं करता। रिन्यूअल करते वक्त कुछ खास बातें हमें और भी ध्यान रखनी है। कहीं कहीं ये देखा गया है कि लोग रिन्यूअल की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, और ये देखना भूल जाते हैं कि हमने फीस पे करी है कि नहीं। सेकेंडली, कभी देखा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो गलत दे दिया, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका जो मैसेज आता है डिपार्टमेंट से, वो आप को पता नहीं चलता, और 15 दिन की विंडो केवल देता है डिपार्टमेंट आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो जब तक आपके पास मैसेज आया, जब पता चला, तब तक वो विंडो क्लोज हो जाती है, और आपका रिन्यूअल जो है लैप्स हो जाता है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। और जैसे आप जब आपने अपना एफसीआई रिन्यूअल अप्लाई कर रखा है, आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टहलने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद रोज जरूर 9 बजे 10 बजे एक बार आप ऑनलाइन जाके देखें कि आपके एफसीआरए एप्लीकेशन के साथ कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है, क्योंकि उसके लिए जैसे मैंने कहा 15 दिन का टाइम होता है। ज़्यादातर केसेस में लोगों को पता चलता है इससे पहले ही वो 15 दिन एक्सपायर कर जाते हैं। अब लेट रिन्यूअल के लिए अगर हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए 1 साल बाद तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले लिमिट 4 महीने थी, अभी इसको 1 साल कर दिया है। इसमें एडिशनल फीस 5 रुपये की देनी पड़ेगी। अगर आपका एफसीआरए रिन्यूअल आपने अप्लाई नहीं किया, या आपका एफसीआरए रिन्यू नहीं हुआ, या अभी पेंडिंग है, तो प्लीज़ आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद अब जो भी आप पैसा लेंगे वो वायलेशन आपके ऊपर ही आएगा। थोड़ा सा मैं फंड रेजिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। पासपोर्ट है, और वो बाहर रह रहे हैं, अगर उन्होंने अपना पासपोर्ट चेंज कर लिया है और फॉरेन पासपोर्ट ले लिया है, तब वो पीआईओ कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो आपको चाहे डॉलर में पैसा भेजें या रुपीस में भेजें, वो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो लोकल कंट्रीब्यूशन ही है। इसी तरह से अगर कोई पीआईओ आपको इंडिया में रह रहे हैं, आपको रुपीस में पैसा देते हैं या बाहर से पैसा देते हैं, तो वो फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा। और तीसरी बात जो मनीष जी ने पूछा था, तो इंडियन सब्सिडीज जो है फॉरेन कंपनीज की, वो अभी भी फॉरेन सोर्स हैं। तो ये कंफ्यूजन बहुत ही मेजर कंफ्यूजन है, और हम लोग हम लोग इसको मुझे याद है सितंबर 18 में हमने वेबिनार वर्कशॉप करी थी, वहाँ भी ये पॉइंट उठा था।
अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ इसको क्लियर करने की। तो जैसा मैंने बताया कि रुपी में अगर पैसा आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो लोकल है, क्योंकि अगर किसी फॉरेनर ने आपको इंडियन करेंसी पेमेंट दिया या किसी पीआईओ ने दिया तो फिर वो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन फिर भी रहेगा। और इसी तरह से अगर किसी एनआरआई ने आपको डॉलर में पेमेंट दिया तो वो फिर भी लोकल कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब बात करें ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि ये आपके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों फॉरेन सोर्स है। देखने से आपको बिल्कुल इंडियन लगते हैं ये, लेकिन एक्चुअली फॉरेन सोर्स है, क्योंकि जो पहले 3 शख्स हैं इनका सिटीजनशिप फॉरेन है। तो ये साथ में जो मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी के साथ क्या परेशानी है कि ये सुजुकी कंपनी जो कि जापान में हेडक्वार्टर्ड है, ये उसकी सब्सिडरी है। तो जब ये अमेंडमेंट हुआ था FCRA का, तो उसमें अमेंडमेंट केवल ये हुआ था कि अगर आप फॉरेन सोर्स बन रहे हैं, कंपनी कोई फॉरेन सोर्स बनती है क्योंकि उसके 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स के पास है, तो इस वजह से ही केवल वो फॉरेन सोर्स नहीं बनेगी। अगर साथ में वो फॉरेन कंपनी की सब्सिडी है तब वो फॉरेन सोर्स बन जाएगी। तो ये देखिए, ये हमने एक चार्ट बनाया है, ये अकाउंटेबल में अवेलेबल है। इस चार्ट को आप ध्यान से देख सकते हैं कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी फॉरेन सोर्स है, कौन सी नहीं। तो ICICI बैंक जो है वो फॉरेन सोर्स नहीं है अमेंडमेंट के बाद, लेकिन मारुति सुजुकी अभी भी फॉरेन सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट अभी भी फॉरेन सोर्स है। एप्पल इंडिया अभी भी फॉरेन सोर्स है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फॉरेन कंपनी सब्सिडीज हैं, और ये सारी की सारी फॉरेन सोर्स हैं। इनसे आप चाहे पैसा लें, चाहे मटेरियल लें, CSR फंड लें, ये ध्यान रखना है कि उसके लिए FCRA होना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सोर्स है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, एक जो प्रश्न उठता है बार बार कि हम ऑनलाइन फंड रेजिंग करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, हमें पता नहीं चल रहा है फॉरेन का है या इंडियन है। तो पर्टिकुलरली जो लोग ऑनलाइन फंड रेजिंग कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने जहाँ भी उनका फंड रेजिंग का उन्होंने साइट बनाया है उसके अंदर एक स्पेशल लूप लगाना पड़ता है, जिस लूप में कोई भी व्यक्ति जो है वो टिक करना पड़ता है, उसको मैंडेटरी टिकिंग होती है कि वो उसकी नेशनैलिटी क्या है। तो अगर उनकी नेशनैलिटी इंडियन है तो फिर उनका जो उनको एक स्क्रीन में जाएंगे वो, जहाँ से वो इंडियन फंड दे सकते हैं, और अगर उनकी नेशनैलिटी इंडियन नहीं है तो उनको आपके FCRA अकाउंट में ही पैसा आएगा। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली, आपका वायलेशन हो रहा है, और ये वायलेशन आपको आगे चल के बहुत महंगा पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हम अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो हम बड़े खुशी से सब लोगों को, डोनर्स को दे देते हैं। जैसे ही कोई डोनर बात करता है कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं, हम जितने बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे उठा के उनको हम इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। कुछ तो हमारी संस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि वो अपना बैंक अकाउंट नंबर ऑडिटेड अकाउंट्स में डिस्प्ले कर देती है। तो अब ये अपना अपना आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल डोनर को देते हैं तो डोनर चाहे फॉरेनर हो या फॉरेन सोर्स हो या इंडियन सोर्स हो, ये रिस्क बढ़ जाता है कि वो गलत अकाउंट में आपको पैसा दे देंगे। अभी जब गलत अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे आप उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप किसी भी डोनर को अपना बैंक अकाउंट डिटेल उनका फॉरेन सोर्स स्टेटस को एस्टैब्लिश किए बिना ना दें। थर्ड बात यह है कि बहुत सारे फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, कैफ का है, गिव इंडिया का है, और भी बहुत सारे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि आपके बिहाफ पे फंड रेज करते हैं। ऐसे में आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो आपके एजेंट हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनसे फॉरेन सोर्स का पैसा अलग लें और इंडियन सोर्स का पैसा अलग लें, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडियन अकाउंट में डाल दिया या इंडियन कंट्रीब्यूशन फॉरेन अकाउंट में डाल दिया तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और उसको अलग करना भी मुश्किल हो जाएगा। बोर्ड चेंजेस के लिए अभी रिक्वायरमेंट हो गया है। पहले एक रिक्वायरमेंट था कि 50% चेंज होने से के बाद ही हमें बोर्ड चेंज अपडेट करना पड़ता था। अभी
गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने जून 19 में ये रूल चेंज कर दिया, एक पब्लिक नोटिस डाल के, और कह दिया कि कोई भी आपके अगर बोर्ड में चेंज होता है तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर अपडेट करना है। और ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको फॉर्म FC6E फाइल करना पड़ता है, और ये प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है इसमें। कोविड की थोड़ी सी बात करते हैं। कोविड में दो तरह की चीज़ें हैं, तीन तरह की चीज़ें। एक तो कोविड में आपको फंडिंग मिल रही है। अगर आपके पास कोविड के फंड्स हैं और आप उसको बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की काम है, क्योंकि आपको ये करने से पहले ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जो रिसीवर हैं वो पॉलिटिक्स में तो नहीं है। अब फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिक्स में है या किसी तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो कल इंटेलिजेंस एजेंसीज के नज़र में आ जाती है, तो आप भी उस परेशानी में फंस सकते हैं। तो जहाँ तक संभव है इसको देने से पहले आपको बहुत केयरफुली करना है। सेकेंडली, कभी भी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है किसी को उसके फायदे के लिए, उसके काम के लिए दे सकते हैं, पर अगर आप उनको पैसा दें और कहें कि भैया और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये यहाँ पे एक टेक्निकल वायलेशन हो जाएगा। ये आपको अवॉइड करना चाहिए। इन एनी केस आपको कैश बिल्कुल नहीं देना चाहिए कोविड ट्रांसफर्स में, क्योंकि इसमें आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर आप कोविड में FC मटीरियल दे रहे हैं तो इसमें बेनिफिशरीज को 1 लाख रुपए तक का आप बिना किसी हिचक के दे सकते हैं, पर दूसरी NGO को या ग्रुप को जिसके पास FCRA नहीं है, उनके थ्रू मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना चाहिए। FCRA में एक और खास बात हुई है कि डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म अपनी साइट डाला है जिसका नाम है कोविड-19। इस फॉर्म में आपको हर 15 तारीख को रिपोर्ट करना होता है कि यहाँ आपने क्या क्या काम किया है कोविड में। अब ये जब फॉर्म आया, इसके साथ कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसका कोई रूल भी नहीं है, तो हमारी जितनी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। एक तो इसमें आपको जो नॉन FC फंड का पैसा है, का खर्चा है, वो रिपोर्ट मत करें। सेकेंडली, इसमें आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास इन्विटेशन आया है तभी आपको भरना है, और अगर इन्विटेशन मिस हो गया तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिए। अगर ऑनलाइन चेक करने पे कहता है कि आपको फॉर्म भरना नहीं है, तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर अलाउ करता है तो फिर भरना है, और हर महीने उसको अपडेट करना होगा। अपडेट करने से पहले ध्यान रखिए कि ये जो फॉर्म है इफेक्टिवली एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है कि आपने क्या क्या किया, और आगे चल के गवर्नमेंट इससे वेरीफाई कर सकती है कि आपने कहीं फंड मिसयूज तो नहीं किया। कोई कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो आपको परेशानी में पड़ सकती है। तो फॉर्म भरते वक्त थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है कि जो फिगर्स भर रहे हैं गैस वर्क से ना भरें, अकाउंट्स टीम से चेक करके ही भरें, और जो काम हुआ है और जो खर्चा आप बता रहे हैं उसको थोड़ा मैच, उसका मिलान प्रोग्राम स्टाफ के साथ मिलकर कर लें। ये कोविड-19 फॉर्म है, और जैसा इसमें आप देख सकते हैं FC और नॉन FC को अलग अलग करना इसमें संभव नहीं है तो इसमें इसलिए आपको FCRA का रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं, नॉन FC की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा एक बात और है कि आपका जो रूल 11 है FCRA में, उसमें लिखा हुआ है कि एक सेपरेट सेट बुक्स और रिकॉर्ड्स का हमें FCRA के लिए लगता है, और कुछ NGOs जो हैं वो क्या कर रही हैं कि प्रोजेक्ट वाइज बुक्स रख रही हैं। जो प्रोजेक्ट वाइज बुक्स अगर रख भी रहे हैं तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट वाइज बैलेंस शीट ना फाइल करें, सिर्फ एक FCRA की बैलेंस शीट फाइल करें। FCRA की बैलेंस शीट में नॉन FC फंड्स नहीं होने चाहिए। वैसे हम इस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम रिकमेंड करते हैं। इस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम करने में आप अगर टैली यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 या 3 कंपनी खोल सकते हैं, FCRA के लिए अलग और नॉन FCRA के लिए अलग। इसमें आप ग्रुप्स बना के हर एक प्रोजेक्ट वाइज आप खर्चा रख सकते हैं, और कानून जो FCRA का रिक्वायरमेंट है उसको भी आप फुलफिल कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन की कॉपी हम लोग आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, इसलिए अगर स्लाइड जल्दी मूव कर जाती है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है।
अब मिक्स्ड फंड पेमेंट की बात करते हैं। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सैलरी पे करनी है, अब एक व्यक्ति को आपको FCRA में से भी पे करनी है और इंडियन से भी पे करनी है, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट से पे कर देते हैं और बाद में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे अकाउंट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का इशू है, क्योंकि इसको FCRA डिपार्टमेंट मिक्सिंग ऑफ फंड्स मानता है, और ऐसा करता है कि ऐसे जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ फंड्स को नजर आते हैं वहां पे आपका FCRA अकाउंट सीज करता है और लोकल अकाउंट भी सीज कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको सीरियसली लेना चाहिए आपको। तो आप दो पेमेंट अलग अलग करिए। आपको PF पे करना है, अगर PF आपका FC और नॉन FC दोनों जगह से पे होना है तो आप 2 चालान PF के जनरेट करिए हर महीने, और PF का अलग FC से और नॉन FC से आप पेमेंट करिए। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, कई बार ये बात होती है कि FCRA जो 2010 आया था उसमें एक उन्होंने एग्जेम्पशन डाला हुआ है कि फीस वगैरह जो है वो एग्जेम्प्ट है FCRA से। ये इस लॉ की इंटेंशन ये है कि अगर आप स्कूल चला रहे हैं, स्कूल में आपको फीस, आपका फॉरेनर कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो आपको फीस देता है, तो क्या वो FC होगी या नहीं होगी। या आप NGO हैं, आपकी शॉप है, उसमें आपने कुछ खर्चा, किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा, उसके लिए फॉरेनर ने हैंडीक्राफ्ट खरीदा आपसे, उसने आपको पेमेंट किया, तो क्या आप उसको FC मानेंगे, नॉन FC मानेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ने ये फैसिलिटी दी थी। अब ये फैसिलिटी बहुत से लोग मिसयूज कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करके फीस लेते हैं, ग्रांट लेते हैं, तो सूनर और लेटर आप पकड़े जाएंगे। मेरा 24 साल का 25 साल का तजुर्बा ये है कि NGO जो है वो कोई भी गड़बड़ करने में सक्षम नहीं है। जैसे ही वो गड़बड़ करती हैं बहुत आसानी से पकड़ी जाती हैं। इसलिए NGOs को ये सब नहीं करना चाहिए, ये काम हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अगर आपका कोई डोनर आपके पास आता है, कहता है आपके पास FCRA नहीं है, हम आपके सर्विस एग्रीमेंट करके आपको ग्रांट दे देंगे, तो आप प्लीज उसे अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी फंसेंगे। लगभग 23-24 डोनर्स जो हैं उनको FCRA डिपार्टमेंट ने वॉच लिस्ट में डाल रखा है। कि वॉच लिस्ट स्टेटस क्या है? वॉच लिस्ट स्टेटस ये है कि जब अगर कोई डोनर इस वॉच लिस्ट में चला जाता है तो इनका कोई भी रेमिटेंस ये इनके पास से जो आएगी इंडिया में, तो वो रेमिटेंस जो है आपका बैंक पहले MHA को रेफर करेगा और फिर MHA जो है आपको उसके लिए परमिशन देगा। और ये परमिशन जो है 6 महीने से 2 साल तक लग जाते हैं, बहुत से केसेस में आती ही नहीं है परमिशन। तो इफेक्टिवली जितने भी ये डोनर्स वॉच लिस्ट पे हैं, इनका प्रोग्राम यहाँ पे लगभग धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। तो ये आपको लिस्ट पूरी जो जितनी हमारी जानकारी में है वो अकाउंटेड कैप्सूल में भी रिलीज की गई है, और इसमें आप देख सकते हैं और बहुत बड़े बड़े नाम भी इस लिस्ट में हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर ऐसे डोनर्स से आपके पास कोई प्रपोजल है तो आप ये ध्यान रखें कि हो सकता है कि पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो। एक प्रश्न ये आया था कि अगर हम दूसरे किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके पास FCRA नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं। अगर वो बिजनेस पेमेंट है, जैसे आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया, तो उनको आप ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में पेमेंट कर रहे हैं, उनको FCRA लेने की जरूरत नहीं है। सैलरी पे कर रहे हैं, वेंडर पेमेंट कर रहे हैं, ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, इन सब के लिए आपको कोई भी FCRA किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स में है। अगर किसी NGO को आप पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा आपको केयर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली लोग मान लेते हैं कि NGO को पेमेंट किया तो ग्रांट किया। तो जहाँ आपने सर्विसेज के लिए पेमेंट किया है NGO को, क्लियर है कि आपने नॉर्मल रेट्स पे पेमेंट किया है, तो वहाँ आप उसको FCRA से पेमेंट कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनके पास FCRA है कि नहीं। अगर आप डोनेशन कर रहे हैं किसी NGO को, या कोई भी इस तरह का ग्रांट या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उनका FCRA रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और क्रीज क्लासिफिकेशन मैच करना चाहिए। तो क्रीज क्लासिफिकेशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रीज क्लासिफिकेशन होता है, जैसे हम क्रिकेट खेलते वक्त क्रीज में हमें रहना होता है,
अगर क्रीज से हम बाहर आ जाते हैं तो हमें स्टम्प आउट कर देते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज के लिए भी एक क्रीज है जो कि एक्रोनिम है, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल की। ये 5 तरह के कामों के लिए आपको FCRA रजिस्ट्रेशन मिलता है। हो सकता है आपका इसमें से एक ही ऑब्जेक्टिव एक ही पर्पस के लिए मिला हो सकता है 5 के लिए मिला हो, पर जिस पर्पस के लिए आपको मिला है आप केवल उसी पे पैसा खर्च कर सकते हैं और उसी पर्पस के लिए आप दूसरी एनजीओ को दे सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ से आपको पता चलेगा? देखिए, अगर आप FCRA की लिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो किस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है वो हर एक का वहाँ पर्पस उस पर दिखाता है, वहाँ से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये PhD फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन है, इसके पास केवल सोशल वर्क के लिए पैसा है। और ये जो लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन है, इसके पास केवल एजुकेशनल काम के लिए पैसा है। तो इनको ये कल्चरल काम नहीं कर सकते, ये इकोनॉमिक भी नहीं कर सकते, ये सोशल भी नहीं कर सकते। जिसके पास जिस चीज़ का FCRA रजिस्ट्रेशन है उसी का वो काम कर सकते हैं, उसी के लिए वो पैसा ले सकते हैं, उसी के लिए उन्हें पैसा देना चाहिए। बोर्ड चेंजेस का मैंने आपको ब्रीफली मेंशन किया था। इसके लिए FC6C आपको फाइल करना है 15 दिन में, और कोई भी चेंज हो उसके लिए आपको करना है। और इसमें आपको अगेन वो एफिडेविट फाइल करना होगा हर एक बोर्ड मेंबर का। अगर ये FC6C फाइल करते वक्त ही वो मांगता है, अगर किसी का आपने ऑलरेडी बोर्ड एफिडेविट ले रखा है तो नया लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा वही फाइल कर सकते हैं। FCRA में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि FCRA की साइट पे एक जगह लिखा गया है कि 2000 से ज्यादा का आपको विड्रॉल या पेमेंट नहीं करना चाहिए। ये साल 2 साल से कंफ्यूजन चल रहा है, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि एक तो इन प्रिंसिपल हमें कैश पेमेंट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। सेकेंड बात यह है कि कानून में जो लिखा हुआ है वो 10,000 रुपए के लिए लिखा है। 10,000 रुपए से ज्यादा कैश आप पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनकम टैक्स में भी डिसअलाउ हो जाता है। तो ये लिमिट आप फॉलो करें। इनफैक्ट FCRA में की ही साइट पे एक जगह लिखा है 20,000, और जो वो प्रायर परमिशन के वक्त जो अंडरटेकिंग मांगते हैं उसमें भी 20,000 रुपए लिखा है। तो ये हमें लगता है टाइपो है। फिर भी आप कोशिश करें कि कम से कम 10,000 का आप इंश्योर करें, और इन एनी केस अवॉइड करें कैश पेमेंट करना, क्योंकि कैश पेमेंट जो है वो हमेशा शक के दायरे में रहता है। एक हम लोगों ने अभी देखा है कुछ 2-1 साल से लोग क्या करते हैं कि इस रेगुलेशन को अवॉइड करने के लिए स्टाफ को बैंक ट्रांसफर करके एडवांस दे देते हैं और स्टाफ जो है आगे कैश पेमेंट कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है और ये पेमेंट भी कैश पेमेंट ही माना जाएगा। FC4 भरते वक्त एक प्रॉब्लम आती है कि FC4 में नेगेटिव बैलेंस डालने की जगह नहीं है। अगर आप नेगेटिव बैलेंस डालते हैं तो वहां पे वो आपका FC4 एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखिए इसकी वजह क्या है कि FCRA का जो बेसिक सिस्टम है, उनका जो कंसेप्ट है डिपार्टमेंट का, वो हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। ये कहता है डिपार्टमेंट कि केवल आप FC से ही खर्च करिए, तो आपके पास पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, तब आपको खर्च करना चाहिए। एडवांस में आप खर्च करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, एक फंड से लेकर दूसरे फंड में करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारे आप ट्रांसफर्स अवॉइड करिए। इंटर फंड ट्रांसफर भी अवॉइड करिए, क्योंकि इंटर फंड ट्रांसफर से भी नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। अगर किसी वजह से आप बिल्कुल फंस गए हैं और ये आपकी प्रॉब्लम हो गई है कि आप अभी आपको नेगेटिव बैलेंस आ रहा है और आप फॉर्म नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, तो इसका एक ही तरीका है कि जहां से आपने वो पैसा लिया था, किसी और FC प्रोजेक्ट से वो पैसा लिया था, वहां से ट्रांसफर इसमें इंटरनल ट्रांसफर FC4 में दिखा के इसको आप प्रोजेक्ट को क्लोज करें, FC4 को क्लोज करें। इन एनी केस अगर आपने FC और नॉन FC में ट्रांसफर किया तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे, वो आपको हर हालत में अवॉइड करना है। थोड़ा सा मैं बैंक अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा। बैंक अकाउंट्स में 2 तरह के FCRA में अकाउंट होता है, एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है और एक यूटिलाइजेशन अकाउंट होता है। अभी बैंक्स ने एक नया कंफ्यूजन शुरू किया है। कुछ बैंक्स NGO को कह रहे हैं कि देखिए डेजिग्नेटेड अकाउंट में केवल आप रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से यूटिलाइज नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। FCRA के जो रूल्स हैं, फॉर्म्स हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड
अकाउंट फॉर रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो ये आप दोनों काम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप यूटिलाइजेशन अकाउंट खोलना चाहते हैं ऑपरेशनल रीजंस की वजह से तो ये आपकी इच्छा है, पर ऐसा कानूनन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो डेजिग्नेटेड अकाउंट की बात करें उसमें आपको अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए FC6C आपको फाइल करना पड़ेगा, और जब तक कि आपका अकाउंट चेंज नहीं हो जाता, डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करता, तब तक आप पुराना अकाउंट यूज करते रहेंगे। देखिए रूल्स में लिखा हुआ है इंटीमेट करना है, पर डिपार्टमेंट जो है उसको अप्रूवल की तरह से मानता है, और FCRA डिपार्टमेंट की ही मान के चलना है हमें। हमें इसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना है, क्योंकि डिपार्टमेंट को पसंद नहीं है कि ये सब टेक्निकल बातें आप करें, बहसबाजी करें। दूसरी बात यह है कि आपको जो ये आपके पास जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है, इसमें आपको नॉन FC फंड्स नहीं डिपॉजिट करने हैं। इसमें से इस अकाउंट से नॉन FC अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ही वायलेशंस हैं। और डिपार्टमेंट ने अभी एक सिस्टम लगाया हुआ है जिसको PFMS कहते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत डिपार्टमेंट को रेगुलर रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना पैसा आपके पास आ रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपने गड़बड़ करी तो डिपार्टमेंट को जानकारी मिल जाएगी, और डिपार्टमेंट को अगर जानकारी मिल गई तो फिर हो सकता है शो कॉज नोटिस आ जाए या स्क्रूटनी का लेटर आ जाए। यूटिलाइजेशन अकाउंट जैसा मैंने बताया कि मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके लिए आपको फॉर्म FC6D फाइल करना होता है 15 दिन के अंदर अंदर। यहाँ भी आप वेट करें, जब तक अप्रूव ना हो जाए तब तक यूज ना करें। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपने कोई बाहर का कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि जब आप अकाउंट खोल रहे हैं तब उस वक्त आप रेजोल्यूशन में इंस्ट्रक्शन डाल दें कि बैंक को उसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इस अकाउंट में केवल हमारे डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट से आया हुआ पैसा ही आप क्रेडिट करेंगे। ऐसा करने से आपको रिस्क कम हो जाएगा। अब एक मैं बात बताना चाहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का थोड़ा सा इतिहास ये है कि जब ये शुरू हुआ था तो डिपार्टमेंट ने 30% कहा था जब ये ड्राफ्ट लॉ में। तो 30% NGOs ने कहा कि देखिए एडमिन एक्सपेंस का 30% का क्या चक्कर है। तो काफ़ी प्रोटेस्ट करने पे डिपार्टमेंट को 50% कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी NGO 50% पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च नहीं करती। तो हमें सोचना चाहिए कि डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा कैसे दरिया दिल हो गया, इतना मुलायम कैसे हो गया कि चलो कोई बात नहीं 50% खर्च कर लो। उसकी वजह ये है, आप इस चार्ट में ध्यान से देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से सब स्टाफ की सैलरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ही मानी जाती है। एक्सेप्शन केवल वो है कि अगर कोई स्कूल चला रहा हो या हॉस्पिटल चला रहा हो, उसमें टीचर्स को जो सैलरी दे रहे हैं या डॉक्टर्स को सैलरी दे रहे हैं वो प्रोग्राम एक्सपेंस में डाला जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्वेयर को, एनालिस्ट को, ट्रेनर्स को एम्प्लॉय करता है, उनका पैसा जो है वो आप प्रोग्राम एक्सपेंस में डाल सकते हैं। तो ऐसा करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी 50% ज़्यादा खर्च कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, या बिल्कुल मार्जिन पे कर रहे हो। अगर आप 50% ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो ये वायलेशन है, जिसके लिए आपको कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी। और कंपाउंडिंग बार बार नहीं करा सकते हैं, 5% लगता है उसमें, लेकिन बार बार नहीं करा सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन 50% से कम रखें। ये अकाउंटेबल 54 है, इसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अकाउंटेंट की वेबसाइट अभी डाउन चल रही है, तो आप sanjayaditya.com वेबसाइट पे जाके भी इसको देख सकते हैं। जो कंपाउंडिंग फीस है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ये देखिए अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग फीस बताई गई है। 50% ज़्यादा अगर आप एडमिन पे खर्च कर रहे हैं तो 5% या मिनिमम 1 लाख रुपए की पेनल्टी आपको लगेगी। FC4 आप फाइल नहीं करते हैं तो 1 लाख या 5%, whichever is higher। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि FC4 के अलावा एक और फॉर्म होता है जिसको FC1 कहते हैं। FC1 होता है कंट्रीब्यूशन इन काइंड के लिए। इसकी भी 31 दिसंबर की ड्यू डेट है। अगर आपको किसी फॉरेन सोर्स से कोई मटेरियल मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है फ्री, तो ये इसके लिए FC1 आपको फाइल करना होता है।
अगर आप सेपरेट अकाउंट्स नहीं रख रहे हैं या FCRA और नॉन FCRA मिक्स कर रहे हैं तो भी उसके लिए 1 लाख और 5% पेनल्टी विच एवर इज हायर लगेगी। NGOs जिसके पास FCRA नहीं है उनको पैसा देना, ये जो है इसमें भी पेनल्टी है, 10% की पेनल्टी है। तो बहुत सारी इस तरह की पेनल्टीज हैं और ये सब इसीलिए बनाई गई हैं जिससे कि हम लोग जो है FCRA की कंप्लायंस करें। FCRA कंपाउंडिंग के बारे में अकाउंटेबल इशू 152 है, इसमें डिटेल में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। एक प्रश्न जो बार बार आता है कि हमारा पास जो फंड्स हैं वो पैसा बच गया है, अनस्पेंड फंड है, डोनर कह रहा है हमें वापस कर दीजिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स जो हैं वो आपको पैसा वापस नहीं करने देंगे बिना FCRA क्लियरेंस, और FCRA क्लियरेंस देता नहीं है। कई हमने केस ऐसे देखे हैं जहाँ 4-4, 5-5 साल से पेंडिंग है परमिशन और डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी है, क्योंकि डिपार्टमेंट का ये मानना है कि दी हुई चीज वापस नहीं लेनी चाहिए, तो डोनर्स को भी वो इसी रूल से चलाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल यही है कि अगर डोनर कहता है कि पैसा वापस करना है तो आप वहाँ यहाँ जो इंडिया में कोई और FCRA ग्रांटी उनका हो तो डोनर के डायरेक्शन के हिसाब से उनको आपको पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। TDS रिफंड अगर आपके पास आता है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपका TDS कैलकुलेट करते वक्त आप देख रहे हैं आपके 26 AS में केवल फॉरेन सोर्स का ही TDS है, तो फिर आप FCRA बैंक अकाउंट नंबर अपना ITR 7 में दे दीजिए। अगर केवल नॉन FC का TDS है तो आप अपना नॉन FCRA डेजिग्नेटेड अकाउंट जो है, नॉन FCRA अकाउंट जो है वो आप वहाँ ITR 7 दे दीजिए। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली कॉम्पोजिट टैक्स रिफंड है जिसमें कि FCRA और नॉन FCRA दोनों में पैसा आना है, तो आप नॉन FCRA बैंक अकाउंट का नंबर देके और बाद में जितना उसका FC पार्ट है वो कैलकुलेट करके FCRA बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ तक हमारा प्रेजेंटेशन था जी FCRA का। मृणाल जी। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो कैन वी टेक अप 2-3 क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑन FCRA? Certainly, please. Yes sir. So one of the common question which has been repeated twice thrice कि अगर present renewal of FCRA is pending or if it is expired and the renewal is still pending, can we still spend the FCRA funds until the existing funds, or what to do with the funds till the FCRA registration is renewed? जी देखिए, द रिस्ट्रिक्शन ये है कि whatever fund you cannot receive foreign contribution after your FCRA expired, but you can continue using whatever funds you have. So if your FCRA is not renewed, then you continue using the funds and keep filing FC4 return as normal process. If for some reason you are unable to file FC4 online, then you fill it up and send it by registered post and email to the department with a covering letter that why we are not able to file it online. But you can continue using the money. One question is that what is the time limit for reapplication if the application for registration is rejected? You cannot apply for re-registration for 6 months. I mean, if you applied for FCI registration and your application is rejected, then for 6 months you cannot apply for prior permission or for registration. Yes. Yeah, Sanjay sir. Yeah. So the question is, as per the bylaws of the organization, the board tenure may be 2 years, 5 years or more as per the bylaws of the organization. If the organization, general body or the board, they continue the same board for the next tenure, so is it mandatory to report this change to the ministry? I'm sorry, I missed part of the question. Yeah. So the thing is, as per the bylaws of the organization, the tenure of board is different, maybe 2 years, 3 years or 5 years. Yeah. But if the same board is continuing by the election, so is it mandatory to report this change to the ministry? Actually, there is no change. No, not at all, not at all. That's only a process. What is important is whether there is a change or not. If there is no change, then there is no requirement to file FC6E. Sir, another question is, if a non-FCRA registered trust
has put up a request for donation or appeal for donation on social media, and some foreign donor directly transfers some funds, how can the what recourse the trust should take in this case? So this is the exact problem that we've been saying, that please don't share your FCRA bank account number with any donor if you don't have FCRA registration number or your prior permission application is still pending. अगर आप नंबर नहीं देंगे तो आपको वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर आप अगर नंबर दे देंगे then the money will come to your bank account, for whatever reason, because everyone doesn't understand FCRA, and then you are stuck with this. So in this case, the only thing you can do is you can go to your bank and say that this money should not be credited to our account. Please refund the money. If they can, then they will. Otherwise, you will just be stuck. Okay. So even it applies for the non-FCRA. So some trust who is actually not registered with FCRA as of now, it's a local trust. And in case they receive, so they have to go back to the bank and ask for a re-transfer or not accept it, right? Yes. They, in fact, in these cases, they can simply tell the bank, they should scare the bank, tell them that, you should not have accepted this money. We don't have FCRA registration. How dare you accept this money? Okay. And then the bank will find a way out to return the money, because the bank will be penalized for this. Okay. Yeah, the next question is, if the donor is having the dual citizenship or OCI, will the fund collected from that donor will be considered as a foreign contribution or local contribution? So there is, first of all, nothing called dual citizenship. It is only confusion. What happens is that India does not recognize dual citizenship. People who have taken foreign citizenship, they are given a card which is called OCI card, Overseas Citizen of India. Now that Overseas Citizen of India does not make any difference to their FC source status, because the moment you acquire foreign citizenship, you become a foreign source, irrespective of whether you have OCI card or not. Sir, one question. Yes, sir. Yeah. Yes, Dilipji, please. Yeah. So the question is, if the NGOs are implementing the FCRA project, but they are providing the services to that FCRA project, that, for example, they might have the training center or the food services or the rent of that project and all that. So can the NGOs transfer the money from their FCRA account to the local account for providing the services? So this is a very problematic issue, and it's not easy to explain. But essentially, what has been happening is that this was a common practice earlier. Over the last 5 years, this has gradually stopped. So let me say that you have a vehicle for which you are recovering running expenses from an FCRA project. Now, what we recommend is that money should be kept in your FCRA funds as non-earmarked. So you debit the project and you credit the non-earmarked FCRA fund, from where you can pay for the petrol and the maintenance of the vehicle. But do not transfer that money to your non-FCRA account, because the moment you make an inter-fund transfer in the books or in the bank, you are making an error in FCRA compliance, which you will regret if there is a scrutiny. One question, sir, is that if a non-resident Indian transfers his donation from an Indian account, so what compliances would be required for the same? So like I said, an NRI, if they are an Indian citizen, NRI, as I was saying earlier, NRI need not be, in fact, technically speaking, an NRI is not a foreign citizen. So if NRI is giving you money, then that money should be taken to the local fund account. It should not be taken to the FCRA account. But if the person has acquired a foreign passport, that means that they have become a PIO, then that money should be taken to the FCRA account, whether it is given from the Indian account or the foreign account. So to give you an example, let's say there's a person who's living in Bombay, he or she is a foreigner. They are not even a PIO. They have a bank account in India from which they give money in rupees. That money is foreign contribution. You should take it to FCRA account.
Yeah, the next question is, the NGOs are paying to the vendors or the deposit from the FCRA designated bank account. And Yes. after completion of that tenure, they are getting the refund from that vendor, maybe the refund of deposit or other amount. Can the NGOs deposit that INR check into the FCRA bank account? And not only they can, they should, they must. And if the bank, creates problems, then they should, explain how that money has come, what is the origin of that money, and add an audit certificate if required. Some banks are happy to take an audit certificate. And if they don't, then they have to make sure that the bank, is taken to task. Ask the bank to refuse it in writing, so that if there's a problem in future, then you can produce that. And the moment you ask the bank to give you anything in writing, means automatically the matter will be escalated to the legal cell, and the legal cell will be able to guide them properly. Sir, how do donations in kind, like a donation of a software by say Google or Microsoft to a FCRA trust, or maybe through a NASCOM, say for example, Microsoft donates software to NASCOM and NASCOM provides the software to FCRA registered NGO for a small admin fee or token, will this be treated as donations in kind? Yes, you see, software is like a bat. We do not know whether it is a bird or an animal, but in practice, software is being. Like I was saying, that software is not really a contribution in kind in one sense, but then software is also treated. There used to be sales tax on software earlier. Software is not treated as service. So only service is exempt from FCRA, and software therefore is treated as contribution in kind. And they will have to report it in their FC4 and FC1. Dilipji? Yeah. So the next question is, if the board members at the time of renewal, they fill that affidavit, and after completion, in between that board member resign and the new board member join in, so is it necessary to give the affidavit by the new member also? Yes, of course, because each affidavit is personal. It is for an individual. Individual signs it. So the individual binds himself or herself to the conditions. Therefore, each person has to give it. Okay. Then one more question, which is repeatedly asked by many participants, that as per, it is not related to the FCRA, but I want to just take this question now regarding the Companies Act. The question is, the many organizations are registered under the trust and societies, but as per the new Companies Act amendment, it seems that only Section 8 companies are eligible to avail for CSR grants and donation. Is this true, and what can be done? So this is precisely why we did not cover this topic, because it is not true as of now. There is no amendment in the Companies Act, first of all. The amendment is proposed in CSR rules. In the CSR rules, the draft amendment, which was circulated, said that only Section 8 companies will be able to accept CSR work. And there is a reason for this. The government says that, Section 8 companies are under central control and they are able to, they have more transparency. This position has been contested. A lot of representation has been made against this. And therefore, we do not know what the government has done, how the government made up its mind. But till the time this amendment comes in, you should not assume that this has happened. Remember, last year they had introduced a Form 10B, a draft form. That Form 10B has actually not been implemented as yet. So please don't jump the gun. Please wait for the CSR rules to be modified, and then we will see. However, having said that, if you feel worried about this, then you should take it up with your representatives. You can write to the department. The window for giving public comments is already closed, but you can still make representations in other ways. Yeah, the next question is it allowed to transfer the fund from FCRA account to SB local account of the trust in case the amount is unspent?
Yes, you can transfer and then you can get your FCRA cancelled and you can also go to jail. So like I said that please don't, it's a very, very rigid and sacred rule of FCRA department. They don't allow any mixing. Transferring it to your local account is a serious violation and the FCRA department will come to your house. They will, uproot your office from the foundations. They will take over your FCRA and they will throw you in the jail. So of course they will not do anything of the sort, but it will feel like that. So please don't, transfer any fund from FCRA account to non-FCRA account at any stage. The next question is, can board member take a salary from the FCRA account? If the board members are actually working, and I should tell you that Datta Patil ji has been raising his hand for the last 3 minutes. So if the board members are actually working, then they can. It should be reasonable. And what is reasonable is left to your judgment and my judgment. But the restrictions are under Income Tax Act, not under FCRA. Can I? Yes, Datta ji. Yeah, it's very छोटा सा एकदम क्लैरिटी है. जैसा आपने बताया था कि FC assets will be managed by the district magistrate. ये कौन से स्थिति में, FCRA कैंसिल होने के स्थिति में या संस्था बंद होने के स्थिति में? FCRA कैंसिल होने की स्थिति में. FCRA कैंसिल होने के बाद जी ना, लेकिन FCRA कैंसिल होने के बाद FCRA के अंदर अगर एसेट्स कोई जमा है, वो एसेट संस्था नहीं उपयोग में ला सकती है, ऐसा इसका मतलब है? हाँ जी, हाँ जी. जैसे दो भाइयों का बंटवारा हो जाता है तो घर के बीच में दीवार खिंच जाती है, ऐसे ही आपको अपने ऑफिस में दीवार खींचनी होगी. एक तरफ FCRA के एसेट रहेंगे, एक तरफ नॉन FCRA, और जो FCRA पोर्शन है उसमें केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आएंगे, आप वहां नहीं जा सकेंगे. ओके, थैंक यू. Yeah, so the next question is, the organization has updated new bank account details in the FCRA website, but it is not yet approved from the FCRA department from 1 year. So is it intimation or the approval? देखिए लॉ में तो इंटीमेशन ही लिखा हुआ है, but FCRA department has a different dictionary which they use and they treat it as approval. So FCRA के पास ही MHA की मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसकी बात माननी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, कि कानून के पास डंडा होता है और वो डंडा जो होता है बहुत सख्त होता है, इसलिए आपको उसका रूल फॉलो करना चाहिए. अप्रूवल के लिए वेट करिए प्लीज. I suggest, can we take the further questions maybe after the next session? Yes. Yeah, I will just take one last question. This is related to the COVID activity. The question is registered, that organization is registered under the educational activity, then such NGO can undertake the COVID activity as per the FCRA. So the classification is educational, CRIS classification. Yes, yes. But they are involved in the COVID relief work. So whether COVID relief work be classified as the educational activity under FCRA? So here, strictly speaking, they should, if they are doing the COVID work in schools or they are doing it for teachers, then it will be totally squarely within their FCRA registration. If they are not, then there will be a risk that if there is a very strict interpretation taken, they will get into trouble. So it is their outlook whether they want to take that risk or not. But if they want to use the money, then I think the best thing is to use it for some relief related to education, COVID relief related to education. Yes, sir. So I request Sanjay ji to continue with the next session, sir. Ji. So, and may I request you to, if any questions have been answered, if you can tick them off in the Q&A, then we'll know which ones are remaining. Yes. Okay, so we will now briefly talk about income tax or income tax में
First of all, and very important issue that we are facing is that many of us will sooner or later might lose our 12A registration. Before I start on that, let me tell you that 12A, 12AA, and the new 12AB are simply variations of the same provision. Just like Microsoft Windows 3.1 and Microsoft Windows 10, and all those are same things. Similarly, this 12A, 12AA, and 12AB are the same thing, only they are introduced with some variations from time to time. Now, under the new amendment that has that has been introduced this year, you can lose your 12A registration in several ways. First of all, if you are not complying with the exemption conditions for several years, 2 years, for example, in a continuous manner, then they will start procedures to take away your 12A. Secondly, if you modified your objects, this amendment actually came 2-3 years ago. If you modified your objects, then you will again lose your 12A if you not revalidated it within 30 days. Thirdly, and this amendment came last year, if you have made a compliance default under any law, and that default should be relevant to your objects, then you can again lose your registration. Fourthly, if fee-based receipts, commercial receipts for some type of NGOs are over 20%, then you will again lose your 12A. Now, what are these conditions? Let me explain to you. But before I do that, let me also mention that in what cases can an NGO be getting fees? For example, sometimes we are finding that companies, CSR companies or other donors, they are entering into service contracts with NGOs. An example is USAID. I've heard that USAID is now asking NGOs to sign service contracts and obtain GST registration. In many cases, the companies, CSR companies, they are asking the NGO to raise invoices. Then the agreement that is signed with them, it has several clauses which make it sound like a service. Then in some cases, they are deducting tax at source under 194C or 194G. So on all these bases, something that a project that you are implementing can be treated as a service contract and can create problems for you. Now, coming back to the 20% fee limit that I was talking about. So NGOs, have 7 different types of objects under Income Tax Act. And the prime charities that you see on the screen are, those traditional objects, which everyone knows that these are charitable. The rainbow charities are those which are not classified in these first 6 objects. And they do various kinds of things and enormously useful things. However, the department believes that this is also a problem area because, well, someone, who's running a port trust can claim that, we are actually serving a useful purpose and therefore we should be exempt from income tax. Department doesn't like that. Similarly, someone, who's printing newspapers, publishing newspaper can say that, we are providing a useful activity service, therefore we should be exempt from tax. So for all these reasons, the government has introduced this amendment that any classified under other useful purposes, if that NGO has trade, commerce, business activities, where the revenue is more than 20% total receipts, then that NGO will be treated as non-charitable. So once you are treated as non-charitable, that starts a process of loss of 12A registration. Because in 1 year it can happen if it happens in 2 years. In 1 year, if it happens, then you will only have to pay tax that year. But it is happening continuously, then they will take away your 12A. And if they take away your 12A, then very serious things will happen. So let's imagine that your charitable purpose, is like an overhead tank which is placed on top of your house, and that is supplying water to your kitchen, to your washroom, and to whatever. So here is our charitable purpose tank. And
what we need to remember is that this charitable purpose tank also has a valve. So this is actually what is providing us, authorization to get justification to get 12-way registration. It is also giving us justification for ATG approval. And to some extent, it is also giving us some exemption in the GST. Now, remember that there is a valve here, and that valve, if turned off, what will happen if that valve is turned off? So that is what will happen when you will no longer be entitled to 12-way registration, ATG approval, or the partial GST exemption. And even more seriously, the moment you lose your 12-way registration, a new section, which is called 115TD, that section will come into play. And that will be the end of your organization. So why does this happen? This 115TD, and TD is a very nice acronym for terrorist and disruptive activities. It will terrorize you, it will destroy you. So that 115TD can trigger because you are not, you've defaulted, you're not meeting exemption conditions, you merge with a non-exempt organization, or you dissolve when your assets are gifted to a non-exempt organization. This 115TD, interestingly, was actually brought into law because of a unique case that Escorts Hospital in Delhi was run by a charitable trust, which was sold very cleverly to Fortis chain of hospitals. And that led to Mr. Chidambaram making a statement in Parliament that we will ensure that this doesn't happen again. And therefore 115TD was brought in. When 115TD becomes applicable, you have to pay tax at the maximum marginal rate. And currently the maximum marginal rate is about 42.77%. And this tax has to be paid on the net market value of the assets, not on the book value. So let me give you an example. Let's say that you are a charitable trust, which was established 50 years ago, 60, 70 years ago. You have an office at Nariman Point, and that office belongs to you. This was gifted to you some 30, 40, 50 years ago. Now, the current market value of that office will be in hundreds of crores of rupees. And if 115TD becomes applicable to you, then you will have to pay nearly 43% tax on the market value of that building. And in order to pay that tax, you will have to sell that building. So that's why we say that 115TD is really, really a very, very serious section, which can destroy an NGO if it is not careful about tax compliance. So you really have to make sure that you are compliant, particularly if you are an NGO which has old tradition, which has old buildings, old assets, land-based assets, because these are becoming increasingly valuable. You don't have the cash to pay the tax. Then I mentioned earlier that if your objects have changed, then within 30 days you have to file Form 10A again. And of course, as we've discussed, Form 12, if you have 12 registration, 12AA, 1023C, 4, etc., or ATG approval, then every 5 years you have to renew. Now this renewal process was meant to start on 1st June, and it would have continued till 31st August. So you were given that window to file your renewal form. But then, instead of renewal, COVID started. So because of that, the government has deferred this to 1st October. And, but the government has not announced any forms. It has not released any process. Therefore, we do not know what will have to be done. But every NGO will have to apply for revalidating their income tax registrations, when this happens, within a short window of four months. And when they apply, then hopefully their renewals will come. If they don't come, then they will become exposed to Section 115TD. Secondly, they will have to apply again every 5 years. Another change that has happened recently is that now TDS
Earlier under 194J, there was a common rate of 10% for professional services as well as for technical services. But that was not confusing enough, that was not exciting enough, so the government has decided to make it more interesting. And they have now said that on technical services, 2% TDS will apply. On professional services, 10% will apply. So it becomes a very, very confusing issue that what is technical and what is professional. Essentially, anything that is not professional will be technical services. And professional means, people like you, people like us, chartered accountants, lawyers, of course, mostly don't have TDS exposure, but there are specified professions given there. So if you are unsure, then, it is better to deduct tax at 10% rather than run the risk of deducting lower tax. 194J under COVID, they have slashed the rates slightly. So professional services between 14th May to 31st March 21, you have to deduct only 7.5%, technical services only 1.5%. Now, if you don't deduct tax, or if you deduct tax which is lower than what was applicable, 30% of the payment will be disallowed. This provision was earlier applicable to companies only, to businesses only. Now it has been extended to NGOs also. Cash payments, if you like cash payments, if you like cash, and if you make payments in cash exceeding rupees 10,000, then 100% will be disallowed. This provision has also been applicable for quite some time, and you should make sure that you don't do this. Okay. Cash donations, the limit is 2,000. You can accept the cash donation for larger amount also, but no deduction will be allowed to the donor under Section 80G or 80GGA. Anonymous donations, there is a section called 115 BBC, where there is a limit of 5% of donations or 1 lakh, whichever is higher. And tax is charged at 30% on the excess of that. So, there is a very interesting case, tribunal case, NGO called Madhavi Raksha Sankalp in Bombay. It collected 2.5 crore rupees from 6,500 villagers as corpus donations. So it produced a list, but the department said that this list is fake and this money is anonymous, and therefore 5% the tax has been imposed on that, 30% tax. Like I said earlier, similarly to FCRA, you also have to ensure that if you are giving a grant to another NGO, then that NGO's registration matches your registration. So for example, what I mean is, excuse me for a minute, please. In the meantime, participant can type their questions in that Q&A box, please. So for example, you have a charitable purpose and you're giving money to another organization which is doing only religious activities, then that can be treated as misuse of funds. So you should, really match your objects with the receiving NGO if you're making grants to other NGOs. And this will become more strict once, the new scheme of renewal revalidation goes in, because right now there is no sub-classification in the charitable purpose. But going forward, you will be asked, you will be sub-classified, similar to what we have in trees. Now, there has been a lot of problem, particularly in Maharashtra and in other states, of course, that, people who have filed ITR 7, their ITR 7 has been processed online, but a number of demands have been raised. And these, in some of the cases that we've studied, we found that these are mostly due to technical defaults. What kind of technical defaults were these? Let me explain. First of all,
let me emphasize that there is no automatic exemption from income tax just because you have 12 registration. You have to comply with the conditions. You have to file your income tax return correctly. Earlier, when the return was being filed manually, you could explain to the department also took a compassionate view. Unfortunately, computers are not compassionate. So there is a logic, there's a process which is defined. If you don't follow that process, then automatically, your case generates a tax demand. So some of the common problems that we are noticing is that in ITR 7, when you have to report utilization of funds, some people, what they're doing is they are reporting their income, their donations as income from other sources. The moment you do that, automatically your entire utilization is disallowed, because under income from other sources, no utilization is allowed under law. Now, let's say that you reported your income correctly under voluntary contribution, and you have a shortfall in spending. Then you must file Form 9A or Form 10 online before the due date. If you don't do that, then again, your carry forward will not be allowed, and the system will generate a tax demand. One very puzzling big problem is that if the return can be treated defective for several reasons. For example, a number of tax exemptions will not be available if your return is delayed beyond 30th September. Then your return can be treated defective if you file your 10B audit report after the tax return is filed, even though it is before the due date. Similarly, sometimes what happens is that your auditor has submitted a tax audit report, but it has not been accepted by the client. In such cases, or it is accepted after the tax return has been filed. Once again, in such cases, it is treated as having been filed afterwards, and it is, condition not fulfilled and tax demand is generated. Then another problem that is arising is that when you receive interest income, any income that you are receiving, you should not report it under income from other sources. Remember that all your assets are held in trust. Therefore, any income, whether it is rent or whatever, it should all be included in Schedule AI only. NGOs should not, charitable trusts should not report any income under any head, typically, except Schedule AI, which is aggregate of income, and voluntary contributions. There may be some cases where they have to report income under other heads, then that should be done only after consultation with your auditors. Key person payments is another issue. People, when you make a payment to your office bearer or to your director or to any senior manager, then this is something that requires scrutiny. So you must ask your auditors to report all such payments in Form 10B. Now you may think that, if we are making this payment and then, developer is asking us to report this payment, the developer is getting us into more trouble. Because if the department comes to know of the payment, then they will ask various questions. So why don't we keep quiet about it? The problem with keeping quiet is that your auditor is not your enemy. Your auditor is actually your friend also. And if you report that payment in 10B, if you get the auditors to report the payment in 10B, then what will happen is that you will do proper documentation. You will make sure that you have proper justification. If you don't have that, then it is discovered by the income tax department, you will get into very, very serious trouble. A very large trust based in Bombay has got into very serious trouble over income tax due to this very fact that payments made to senior management were not being reported, they were not calibrated properly, and that has caught the organization by surprise. So please make sure that you make the payments which are reasonable, you make them after proper documentation, you make them for actual work, and you get your auditors to report them in Form 10B. Okay, so I think we've done the income tax part. Should we take questions now or later? Sir,
We have 2-3 questions on the income tax part. So if you can take now related to the discussion. One question is, what is the impact on trust who are pending ATG applications about the re-registration or the reapprovals? Trust whose ATG applications are still pending. Effect of the new validation procedure? Yes, sir. The new validation. Okay, so all those cases, those applications were supposed to be migrated to the new system once the system came into play. And I'm not aware what internally what the department has issued because everything is under a sort of a standstill. Yes, sir. But I had heard recently that in some cases the department started processing the old applications again, because under the existing law there is a 6-month limit on processing a 12-way approval, and I believe ATG also. So they will have to really check this with their auditors, what the status is. Yes. Another question is, the limit of rupees 10,000 per day has to be cumulatively applied for foreign contribution and local account, or separately? The 10,000 limit is for each payment. So, so let's say that you are making a payment to a vendor, to vendor X, then that payment cannot be more than 10,000 rupees in a day. You can make a payment of 10,000 to vendor X. You can make another payment of 10,000 to vendor Y on the same day. There is no issue. You can also make a payment of 10,000 rupees to vendor X on day 1, and later on, if the vendor comes up with another work and you are paying another 10,000 2-3 days later, that is perfectly fine. We don't encourage you to split payments, but yes, it applies to each payment and not to cumulative payments. Yes, just another question, which is not directly to income tax, but has been repeated commonly on the question answer, that the payment of PF separately for foreign contribution and local fund, since only one challan is allowed per month, so how to handle that? Provident fund. So this is a problem, right? This is a problem we've been struggling with for the last 3-4 years. And what I have found is that, in many cases, NGOs are able to generate 2 challans. And, whenever we have found, but people are not aware how to generate 2 challans. So PF rules now allow you to, my understanding is that PF rules now allow you to generate 2 challans. And that's what you should do. You should generate 1 challan for PF and another, one challan from FCRA and another challan from non-FCRA, and pay that. Now, how exactly that is done is something your PF consultants will be able to guide you. But I'm quite sure that you can generate 2 challans per month. The question is, in terms of this anonymous donation, is it mandatory to take a PAN number from each and every donor? Because many times they are sharing that name and addresses or email IDs. It's the requirement, as far as I am aware, it is not that you must obtain PAN number, but it is a desirable requirement. In any case, under the new amendments, there is also an amendment which you not touched upon. You will be asked to upload the details of the donors, including, I believe, their PAN number, in order for them to claim the deduction. So therefore, it would be good for you to collect the PAN number of any donor who wants to claim a deduction. But if the donor does not want to claim a deduction, then it is not necessary for you to collect their PAN number, but you should have their name and address in order for it not to be anonymous. Yeah. Many CSR partner, they ask for the NGOs to raise the invoice for the Dilipji,
your voice Now is... 26 AS is... Hello? Yes, yes, sir. G. So, like I said that, any payment, any tax that is deducted by the department, that will show up in your Form 26 AS. And when the department is processing your income tax return, then the AO can also look at your 26 AS and see what kind of tax is being deducted. On the basis of that, they can calculate that, you appear to be providing commercial services. And once they do that, then, they will look into whether you disclose those correctly or not, and whether Section 215 will be triggered or not. So for all these reasons, it is not at all a good idea to allow CSR companies to deduct tax at source. And you have to educate them on this, because typically companies treat everyone as a vendor. And that is how they are structured. So they create a vendor code for NGO, and that's how they make the payment. So instead of giving them invoices, give them payment requests. Make sure that your agreement with the company does not include any words which imply a service contract. Words like service consideration, provision of services, implementation of project, consideration, etc. All these problems are created, and they can trigger. Because once the department takes it up for scrutiny, they will ask you to produce the service agreement or the donation grant agreement with the company. And that is also not properly done, then you will get into problems. Yeah. So many founder trustees, yeah. Yes, Mrinal. yes, so a society is registered under both 12A as well as 1023C. It's a trust involved in public health, family planning services, and women's health services. Now they have to opt for any one out of the one. So what should they opt for? See, my reading and understanding is that 1023C4 and 12A, at some point they were separate sections. But both these sections have been sitting together, eating together, sleeping together for so long that they have become alike. So there is hardly any difference between 1023C4 and 12A. But I think it should be specifically determined which one would work better for them. There are marginal differences between 1023C4 and 12A. So if it is advantageous to them, then they should keep 1023C4 rather than 12A. Dilipji, any question? Yeah. So there are two questions. One is that many founder trustees, they are working with the organization in the full-time capacity. So can they receive the reasonable remuneration? How to define the word reasonable? And can one organization give the corpus donation to another organization? Okay, so what is reasonable? Say founder trustees can receive, but they are included in the definition of key persons. So it must be disclosed. What is reasonable depends, on it's a judgment call, and you should, there is no rule. The Indian legal system is not based on rules. It is, derived from the British system, which leaves a lot to the judgment of the officer. So you really have to, it's a judgment call, what is reasonable. But typically, you can see that, for example, someone I know an NGO is, a chief function is given 40 lakh rupees as salary. Now that is quite reasonable considering the qualifications and the experience and the work of that NGO. But it may be considered unreasonable by the income tax officer. So it is really something that is very, very fluid. But in general, you should make sure that any remuneration that you are paying, it is well supported, well documented. You have a clear trail of how you came to give that remuneration. And it should also be justified by actual work. If you are doing all this, then most likely, even if the ITO disallows it, you will get relief at the tribunal level. So that's what you should do. The other question is regarding corpus. So corpus donations from one trust to another are disallowed. That means that the trust which is making the corpus donation will not be
able to treat it as application of income. So that should not be done. Yeah, regarding the accumulation of income, if the trust is not filing the forms, they have not filed the form number 10. So what is the remedy for that? And what is the... Yeah. See, I'm not aware of any systemic remedy. Only thing is there is a general catch-all remedy under, I think, section 119. That's what they can try for. But mostly, you know, this is a very unfortunate situation if they've not done that. Okay, so there are no much questions on the income tax in the Q&A. Okay. So we will go on to GST now? Yeah. Yes. Okay. So, so on GST, first of all, let me explain this very confusing issue of who should register for GST. And before I go to that, let me say that there is no requirement that GST is applicable to NGO, is not applicable to NGOs. NGOs in general are not exempt from GST. What they are exempt from is payment of GST on charitable activities. And charitable activities is defined in a very, very narrow manner. And most NGOs that are participating in today's webinar will not find themselves as eligible, will not find themselves doing charitable activities as it is defined in GST. So once we are clear about that NGOs are not exempt from GST in general, we have to see that whether they have achieved a taxable turnover. They have aggregate turnover which exceeds the limit. Now, what is included in that aggregate turnover is being shown in this slide. So the blue color, for example, are things like interest, school fees, patient fees, etc. Income from charitable activities, all that is part of that aggregate turnover. So once you've crossed that aggregate turnover, then if you make the smallest taxable supply, then GST will be attracted. So let's say that an NGO has 20 lakh rupees turnover from all these exempt activities. Then it starts doing some exports and makes exports of 6 lakh rupees. Then GST is not applicable, but they will have to take GST registration because they must file LUT. Unless they file LUT, they will have to pay GST on the export. In addition to that, let's say they make a taxable supply of 5 lakh rupees, and again GST will be paid. Now let's come to the last item, pure grants. So the general view is that if there is no quid pro quo, then GST is not applicable because it is a supply without consideration. But this is a very, very fragile situation. There is an advanced authority ruling in Delhi which specifically says that if you're doing CSR work or if you're doing project-based work, then GST is likely to be attracted because it is not supply without consideration. So this is really a very complex issue. I will not be able to say whether GST is applicable in your case or not, but you really need to be aware that GST could be attracted, and therefore you should talk to your auditors. You should check with them that whether you are following the correct procedure. Now CSR grants are a particular problem because in many CSR grants we have seen that they are structured like service agreements, and some CSR grants also say that our logo should be projected everywhere. So anywhere you are doing work, if you organizing any event, then our logo, our brand should be placed there. If that happens, then it becomes a taxable supply because it becomes advertising. In fact, if a donor is making a donation to you and you announce the donor's name in a public gathering, then that is advertisement of the donor and becomes taxable supply. So these things need to be kept in mind. Now, if you are taking a grant from a company or a donor, and you are providing specific services to the nominated staff or grantees, let's say that a donor has given you a grant, and you are doing a training for their staff, and the grant is to do the training.
then that becomes actually a taxable supply. You have property, residential property, which you have rented out for commercial use, then GST is attracted on that. If you have non-residential property, which you have rented out for commercial or for residential use, then GST is attracted on that. Like I said, business brands, the moment you are displaying business brands as part of your work and you are getting a grant against that, then that will, be treated as taxable supply. Cost-related marketing is a very, very confusing issue. In many cases, what happens is that, a company may say that any products that we sell, we will give you 1 rupee on each bottle of, let's say, talcum powder or hair oil, which we are selling. Now, in some cases, this can result in as a taxable supply. That also needs to be studied and examined. Benefit dinners in Bombay, I'm aware that many organizations do fundraising dinners where they sell the tables or seats to celebrities, and then they auction the awards or rewards to donors over there. So let's say that you will offer a vacation in Hawaii, which you have resourced free of cost from another benefactor. That a celebrity might bid 10 lakh rupees or 20 lakh or 30 lakh rupees. The money, 30 lakh rupees, will go to charity. But unfortunately, because you have given a benefit to the donor, therefore it will become liable to GST. So all these things you need to keep in mind. Advertising donor's name I have already shared with you. Yeah, so these are the tricks and problems in a GST, and we will of course be happy to receive your doubts or comments on this email ID and to respond to that. Please follow us, Develop Aid on Twitter also, which will help you keep updated on any issues that develop. G. Thank you, sir. Thank you, Sanjay ji, very much. Before I think so, another question. I have some question which is in everybody's mind, particularly with it is nothing to do with the today's topic, but relating to this current situation of lockdown. Many organizations, many institutes like society and all have to have their AGMs. So elections process. So could you throw some light on doing an AGM online for specifically for societies? What are the guidelines? What should an organization look at, and how can it be taken? Because even if it's particularly from, if you can take it from a charitable trust side also, I mean the public charitable trust side also, then also it would be helpful. So let me put it this way. First of all, that I think there are people on the panel who know more about Bombay Public Trust Act than I do, and they would be better able to say. But in general, there is a very clear-cut defined procedure for doing an online meeting in the case of companies, and that is supported by company MCA circulars also. So I would say that in the present situation, you can, if you find that doing a physical meeting is difficult, then you should follow that procedure and document the meeting in the same way. For example, you do a Zoom meeting, you record the meeting, you serve invitations, everything, and then you will be perfectly fine. However, I'm not sure whether the Charities Commissioner will accept that or not, but I think that is probably the only option you will have. Thank you, Sanjay. But do you advise, taking prior permission or just informing or intimating them prior that we are doing this? I don't think so that prior permission will work, because mostly a government officer will not give you permission for anything unless they already have permission for that. So, but you can make representations to them. In by and large, these these acts are silent about
holding physical meetings. Yes. So specifically, if there is no provision requiring physical meeting, then you have to see that whether the bylaws can be interpreted to allow a virtual meeting. If they cannot be, then you have to just pass a resolution and do it. I'm quite sure no charities commissioner or registrar will come after you just because you've not done the meeting physically and you recorded it virtually. Sure. Thank you. Thank you very much. Over to you, Dilip and Mrinal, for any questions, or otherwise then we can request Datta. Sir, a question on GST. Whether GST... the question is, does souvenir advertisement attract any GST as a part of fundraising? So if you are accepting payment from a person, and you are, yes, I think it will be a taxable supply. Yeah. The next question is whether the GST is applicable on the annual report, wherein we put funder's name and logo in the annual report as they are given the grant donation during the year. See, first of all, this brand advertising is an issue only if the donor is a business organization. So if a donor agency is asking you to put their brand or logo on the annual report anywhere, then it doesn't create a problem. But if the owner of the brand is a business organization, then it does. But here we have to see what is advertising and what is only acknowledgement. So I would say that if you're giving someone a visiting card, then that is not advertisement. That is only information which you're providing. So putting their name and their logo in reasonably small letters on the annual report, etc., will not create any advertising. But displaying a large banner, putting standees where you are organizing an event, or doing electronic display of the name, so that many people can see that, will be treated as advertisement. Sir, a question is that is GST applicable on the government and UN organization projects such as World Bank, which are given as a service contract to NGOs? This is a tricky one, so I will have to recheck this. And if you can send us an email on query@developate.org, then we will check this and confirm. Yes, sir. But generally, the scheme is that for all these organizations, they are being given a separate number that they first, GST is charged. So let's say that I'm giving a service to a UN organization. I will charge GST from them, and then they will be able to reclaim a refund. They will be able to claim a refund. That is how the exemption is working. Earlier, there was a general exemption. So in general, that's the answer, but I will be able to confirm this specifically and confirm. Another question regarding income tax, that payment to related parties, is it mandatory to show in Form 10B by the auditor, even if it is reasonable? Yes, absolutely. Any payment or any benefit or any transaction with the related party must be disclosed. And I will hear, if there are any professional brothers on this session, I will emphasize that the risk is on the auditor for not disclosing. And currently the environment is such that enforcement is very, very strict. So you should please make sure that you have good procedures to identify key persons, and you are documenting that, and you are disclosing the payments. Otherwise, you could end up in serious trouble. Yeah, so yes, Mrinalji. Yes, Dilipji, please. Yeah, so the question is how to utilize the interest received in the FCRA account, and how to allocate the interest in the various project accounts. So first of all, utilizing the interest means that if the donor says that you should allocate whatever interest is earned to our project, to our funds, then you must allocate. If the donor does not say anything, then you can keep it as non-earmarked fund. Now, how to allocate that interest is there is a simple method, that what you do is you work out average unspent fund of the donor in your books, and then divide the total interest earned
in that ratio if the funds are in a common account. If the funds are in separate account, then obviously the interest will be easily more. And I had seen a very nice example in Orissa, where an NGO actually was doing it on daily product method, the same way the bank does it. So they were exporting the data from their tally to Excel and applying a simple formula to calculate the interest very accurately, allocated on the basis of daily product method. Yeah, the next question is, can we can transfer the money from FCRA designated bank account to the project utilization account in INR, but can we transfer the money from FCRA designated account to utility account in the foreign currency? So see, this depends on whether the bank is giving you in a foreign currency account. So this is a different kind of issue. Foreign contribution remains foreign contribution, whether it is in Indian currency or foreign currency. Now, banks have internal regulations which are linked to FEMA as to how much money you can keep in the foreign currency. So typically there is something called EEFC, Exchange Earners Foreign Currency Account, in which people are allowed to keep up to 50% in foreign currency. So if your main designated account is EEFC and your utilization account is also EEFC, then you can do that. Otherwise, banks, it will not be possible. And again, this is subject to what the banks allow you to do. Yeah, the question is, if we do not know how much we will be raising through the online donations abroad, can we apply for the prior permission? No. Prior permission is specific. It cannot be a blind date. You have to know the project donor. You have to have a permission. You have to have a confirmation letter from them, the project amount, project details, everything, and you also have to in fact know the donors' board members, because that list is also required. Yeah. The question is in Hindi. यदि संस्था किसी समिति के माध्यम से गांव में कोई काम करती है और जो समिति रजिस्टर नहीं है, क्या समिति को किए गए कार्य का मूल्य भुगतान किया जा सकता है, जबकि समिति संस्था को अपने रिजोल्यूशन के साथ सारे खर्चे का ओरिजिनल बिल के साथ जमा करती है, जो खर्चा FCRA प्रोजेक्ट से किया जाएगा? देखिए, ये सब खतरे के काम है. अब आपको गाड़ी जो है सड़क पे चलानी चाहिए. सड़क से उतार के नीचे साइड में चलाएंगे, कच्चे में चलाएंगे तो रिस्क आएगा. FCRA में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. FCRA सबको कवर करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड. तो समिति जो है, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम कर रही है और उसका कोई प्रोग्राम है, स्पेसिफिक प्रोग्राम एक्टिविटी है, तो उसको भी FCRA रजिस्ट्रेशन की जरूरत है. इसलिए इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए. ये हम इसको शैडो लेंडिंग कहते हैं और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और करता है, क्योंकि NGOs में काम करने के बाद उसका वो बखान भी करते हैं और वो अगर सोशल मीडिया में या कहीं भी गवर्नमेंट में आता है, एनफोर्समेंट उसके ऊपर हो सकता है. तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. One question, sir. Yes, prize money from UNICEF or UN Women, will it be treated as an FCRA contribution? Prize money from UNICEF? Yes, UNICEF or UN Women. Okay, so UNICEF, etc. are not foreign sources at all, because they are not under foreign control. So any UN, in fact, there are, I think, 107 or 110 organizations, including Global Fund for AIDS, tuberculosis, and malaria, which are non-foreign sources. So therefore, you can accept it happily and do whatever. Yes, Dilip ji. Yeah, the question is, we have more than one FCRA number. This address is different as per the locations. Now, in the affidavit, we need to give register address. The NGO has a common register address also. So in the affidavit, which address we have to provide? So first of all, you are not allowed to have two FCRA registration. One organization cannot have two FCRA registration numbers. That is, bigamy or biandry, which is not allowed under law. So please, give up one of your FCRA numbers
If you are two different organizations, operating from the same premises, then wherever you are operating from, that is the address you should give, because that's where the IV people will come. Yeah. One question on GST. A hospital is charging a pharmacy GST on pharmacy income and issuing tablets at a discounted amount. The discount portion is being billed to the government of India separately. So will that charge to the government of India towards reimbursement of discount be chargeable to GST? Okay, so this is a very, very tricky question, and I will, you can email this question to query@develop8.org. We will be happy to, find out the answer and share it with you. Because GST is, very, very dynamic and fluid. I'm not sure that, in the last 15 minutes, whether they've changed some rules in GST or not. In any case, this is a very, very unique question. So please send an email to us. Yeah, the next question is, earlier and subsidiary of the foreign company used to be treated as a foreign company if the share of that company holds by foreign company 51% or more. Is it still same or changed? So what I would say is that you should ignore the 50% requirement. The main thing is that if a company is a subsidiary of a foreign company, then it will be a foreign source. Ignore the shareholding completely. That means that, don't go by that 50% clause. First of all, a company can become a subsidiary of another company, even without holding any shares, if the other company can nominate and change the directors. So it can also be a grant subsidiary. So for various reasons, it can be a subsidiary. The 50% condition is not relevant. And that, is what we've shown you in the chart. But yes, anyone who's a foreign subsidiary remains a foreign source. A question, sir, is that if we have a project in FCRA and have clause to collect some community contribution for certain work in the field, can we deposit that money in FCRA account? You should not, because that is only for donor reporting. You should keep it in your local account, and when you are reporting to the donor, then you should merge the two in the report. The next question is related to the prior this question only. The revolving fund. So the Act is saying that income arising from the foreign contribution has to be deposited in the FCRA account. The revolving income from revolving fund can be deposited in the FCRA account or local account? It must be, and this is where you will face problems, because banks are very scared and banks are not fully informed of FCRA. So you will have to probably, convince them that this is FCRA money and it must be deposited in the FCRA account. Let me just also add here that this question of what is foreign money arising, foreign source, interest, etc. from projects, let me explain it with an example. So let's say that you have a cow. This cow you have purchased with foreign contribution. Now that cow you are milking, and out of that milk you make barfi. That barfi you are selling. The money which you get from selling the barfi will also be foreign contribution. So don't forget to deposit in your FCRA account. That is how it works. So let's say that you have a building which you constructed with FCRA money. You sell that building, whatever money you get, including the appreciation, will be foreign contribution. So you have to treat it like that. Yeah, the next question is, in case of FC fund receipts are delayed, can payment be made for FC project from local fund with the accounting as a receivable in the FC books? So when I was a student in school, I was told that there is a difference between can and may. So if you ask the teacher, can I go out? The teacher would say, yes, you can go out, but whether you should go out or not is a separate issue. So you can do that, but if you do that, then there will be a big problem, because that will be treated as mixing of funds. So you should not spend money from local funds for FCRA projects. A question on income tax, that a trust is not registered under 12A and its income is below the minimum amount liable to tax. However, the AO has assessed the income at MMR. What is the remedy?
I'm sorry, I missed that for a minute. I'll just repeat. An NGO trust does not have a registration under 12A, and if income is below the minimum amount not liable to tax. However, the AO has assessed the income at MMR, maximum marginal rate. What is the remedy? But why have they done that? I was not able to understand. Have they denied their 12A? Probably they have not applied for. Oh, I'm sorry. So this is It does not have a registration under 12A. It doesn't have a registration. I will need to reconfirm this. If you can send us that query by email, I will recheck this and respond directly. Sure, sir. Dilip ji? Yeah, I think most of the questions we have covered. Yes, sir. And time is also one. Yeah. Thank you, Sanjay ji. If you would have been physically in Bombay, then definitely we would have exchanged a token. And I also, you and your family like the Shrikhand from Bombay. So yes, that remains pending, sir. Thank you. I think so. The simile that you showed of the batting crease was amazing, and we will use this, at every time, in future also. I think so. With these words, really, I mean, everybody has benefited. Even our queries were solved, and we look forward for many such more, events in the future. And your association with BCA will continue. Your friendship with BCA will continue. And initially, I forgot to introduce. He's also a member of the Bombay Chartered Accountants Society. With this word, I would just request Datta Patil to propose a very well-deserved vote of thanks on behalf of all of us to Sanjay ji. Datta ji. First of all, Sanjay ji, thank you very much. Thank you very much for taking time out and spending time with us. Almost more than 510, 505 people, they participated in this webinar. And I'm sure they might have received knowledge, they might have increased their knowledge related to the acts, whatever acts you have been teaching us, actually, FCRA and income tax and GST. Actually, these are acts, and then that to Indian acts, and then that to interpretation of act, like you were explaining us that some of the things are just to be sent as an intimation, but the authorities are considering that this is not only intimation, but this is for approval. So interpretation, the whole language of that act, whatever the way you were trying to simplify those things. Apart from that, there were some issues of connectivity also. Maybe some people, they were, I myself experienced the connectivity disturbance and all. But whatever we could do, I think it was really great. And I thank all the organizers like BCAS and of course MahaVan is from my part, and even Save the Children. Dilip ji, actually, he's a connecting rod between all of us. And then he connected all of us together, and not only that, but more than 500 organizations also they participated in. I think this is one kind of event, but we cannot stop after one event. We should be in connection. Maybe we can develop a group of whatever Google group or WhatsApp group we will be creating. There will be questions. You, in any case, you are given doubts and comments, query at develop.organization. People also will write to you in this email ID. But I think we should continue these efforts as the regular kind of thing, and I wish you will be very happy for that. So thanks, thank you all up to you. And I think the PPT notes also people may expect that if PPT notes are reached to them, that will be very good for them. So if it is possible for you to share the notes, maybe we will circulate those to all the members. Once again, thank you. Yeah. Once So again, thank you. may I just Thank take, you. Yeah. may I just make one point that, I think some people had raised very interesting questions, but maybe we've not been able to answer those. So they can send them to us. In addition to that, we will be, of course, sharing a copy of the PPT.
And anyone who doesn't get the PPT, they can also write to us and we'll be happy. Okay. Thank you so much, Manish. Thank you very much, Dilip. Thank you. Thank you. Really wonderful. Thank you so much, everyone. Thank you. Okay, bye. Looking forward. मृणाल जी, Q&A window जरूर save कर लीजिएगा, because that will be very useful for reference. Yes, sir. Yes. I'll do that. Yes, sir. And Sanjay ji, this full thing is recorded and we will upload on YouTube and send the YouTube link to everyone. Excellent, excellent. Thank you. Thank you.